प्रणाम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चिंगारी पूरे देश में आग लगा सकती है? एक ऐसा देश जहां सालों से चली आ रही राजनीतिक उठापटक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ने लोगों के सब्र के बांध को तोड़ दिया। और फिर एक दिन सरकार एक ऐसा फैसला ले जो उस बारूद में, उस ढेर में आग लगा दे। नेपाल, इस खूबसूरत हिमालयी देश में पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, संसद भवन में आग और 19 जिंदगियों का चला जाना। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ एक प्रदर्शन था, या ये एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जिसकी आहट सालों से नेपाल के आसमान में गूंज रही थी? क्या नेपाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश की राह पर है? न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सिर्फ घटनाओं को ही नहीं देखेंगे बल्कि उनकी जड़ों को समझेंगे। हम जानेंगे कि नेपाल के युवाओं के गुस्से की असली वजह क्या है, ये गुस्सा कैसे डिजिटल दुनिया से निकलकर सड़कों पर आया और कैसे एक दिन में सब कुछ बदल गया। सितंबर 4 कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर की उस रात से। काठमांडू का आसमान शांत था, लेकिन नेपाल के डिजिटल दुनिया में तूफान आ चुका था। पीएम ओली की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, एक्स और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का फरमान जारी कर दिया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही और इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रोका गया है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये सच में राष्ट्रीय सुरक्षा थी या कुछ और? क्या ये नेताओं की सुरक्षा थी जिनके राज अब इन प्लेटफॉर्म्स पर खुल रहे थे? अब खुद सोचिए, जिस देश की 3 करोड़ की आबादी में से लगभग 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, जहां लाखों युवा एक प्लेटफॉर्म के जरिए अपना रोजगार चलाते हो, टूरिज्म का प्रचार करते हो और भी बहुत कुछ करते हो, उस देश में अचानक से सब बंद कर देना, क्या रिजल्ट हो सकता है इसका? नेपाल के युवा जो पहले से ही बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान थे, उनके लिए ये बैन सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं था बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी हमला था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ चिंगारी थी, असली गुस्सा कहीं और था। क्या आपको पता है इस गुस्से की असली जड़ें कितनी पुरानी है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब एक दिन में हुआ तो आप गलत हैं। ये गुस्सा सालों से जमा हो रहा था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी नेपो किड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि नेपो किड्स का गुस्सा एक दिन देश को जला सकता है? अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे पहले आग लगाई। पिछले कुछ महीनों से नेपाल के सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था, #NepoKids। ये ट्रेंड नेपाल के युवाओं ने शुरू किया था। वो अपने नेताओं के बच्चों को महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राओं और आलीशान लाइफस्टाइल को टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर उजागर करने लगे थे। वो सवाल पूछते थे, जब हम एक छोटी सी नौकरी के लिए विदेश में जाकर दिहाड़ी मजदूर बनने को मजबूर हैं, तो इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? दरअसल नेपाल की इकोनॉमी बुरी तरह से लड़खड़ा रही है। ये तो आपने देखा ही होगा, चाइना जहां घुसता है वहां सबसे पहले इकोनॉमी का क्या हाल होता है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार जो है वहां पे ना के बराबर है। हर साल हजारों युवा खाड़ी देशों और मलेशिया में नौकरी खोजने के लिए देश छोड़ते हैं, मजबूर होते हैं। भारत में भी बहुत सारे आते हैं, आपने देखा होगा। आज सॉफ्ट एक्साइल में जी रहे हैं और जब ये लोग देखते हैं कि उनके नेता जो 30 साल से देश को चला रहे हैं, उनके बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और वो भी एक्सट्रीम लेवल का ऐशो आराम, तो गुस्सा भड़कना जो है स्वाभाविक है। और गुस्सा सिर्फ एक पार्टी पर नहीं था, एक नेता पर नहीं था, गुस्सा था पूरे सिस्टम पर, पूरी पॉलिटिकल क्लास पर। ओली, प्रचंड और देउबा, ये वो 3 नाम हैं जो पिछले 30 सालों में नेपाल की राजनीति में एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी की तरह घूम रहे हैं। कभी कोई प्रधानमंत्री तो कभी कोई, लेकिन आम नेपाली की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। इससे वैसे आप खुद को भी रिलेट कीजिएगा कि हमारे अंदर, आम हिंदुस्तानी के अंदर किस चीज से क्या बदलाव आ रहा है और क्या असल है, क्या बैकग्राउंड में हो रहा है। और यही गुस्सा 8 सितंबर को सड़कों पर आ गया। तब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो ये एक आखिरी उम्मीद पर एक ऐसा वार था जिसने जबरदस्त इम्पैक्ट डाला। एक छोटी सी संस्था हामी नेपाल ने सोमवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उसका मकसद साफ था कि कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई नेता नहीं, सिर्फ आम नेपाली युवा। लेकिन सरकार ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या आपको पता है सरकार ने क्या किया? क्या वो भूल गए थे कि 2006 में राजा ज्ञानेंद्र को भी इसी तरह के प्रदर्शनों के सामने झुकना पड़ा था? 19 लोग, सिर्फ 19 लोग नहीं थे, वो 19 कहानियां थी, वो 19 उम्मीदें थी जिन्हें गोलियों से खत्म कर दिया और इस गलती ने पूरे देश को
हिंसा की आग में झोंक दिया। 8 सितंबर को जो हुआ उसके बाद नेपाल की कहानी पूरी तरह से बदल गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिनमें 19 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक 12 साल का मासूम बच्चा भी था। अब गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर नहीं था, अब ये गुस्सा उस सरकार के खिलाफ था जिसने अपने ही लोगों पर गोली चलाई। 24 घंटों के भीतर होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोमवार रात तक प्रदर्शनकारियों की मांग जो थी बदल चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा चाहिए था। और मंगलवार को जब हजारों की भीड़ एक बार फिर से सड़कों पर उतरी तो इस बार उसका गुस्सा जो था बेकाबू था। नेताओं के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री, संचार मंत्री, वित्त मंत्री, किसी का घर नहीं बचा। ओली तो जान बचाकर हेलीकॉप्टर से भागे। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। नेताओं को अपने ही लोगों से डरकर छिपना पड़ रहा था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या नेपाल की कहानी का अंत यहाँ होता है या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अब 19 सितंबर भी दूर नहीं है। ये वो दिन था जब 10 साल पहले नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया था। संवैधानिक राजशाही से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का दिन था ये। क्या इस दिन से पहले नेपाल के नेता अपनी गलतियों को मानकर भ्रष्टाचार की जांच का वादा कर एक नई शुरुआत करेंगे या वो इस देश को और जलने देंगे? ये फैसला अब नेपाल के नेताओं के हाथ में है। लेकिन नेपाल के युवा ने दिखा दिया है कि उन्हें सिर्फ नौकरी और रोटी नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान और एक बेहतर भविष्य भी चाहिए। और जब एक पूरी पीढ़ी जाग जाती है तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, यह कहानी अभी लिखी जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका का या चीन का हाथ है। वैसे टिकटॉक बैन नहीं किया गया था, कुछ समझे आप? आपका क्या मानना है? क्या नेपाल के युवा अपने देश को बदल पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए जमाने का ये मिजाज देख लो, पुराने चिरागों की अब खैर नहीं। जो हवा चली है वो अब रुकेगी नहीं। ये रोशनी अब नई सुबह लाएगी, बाकी वक्त बताएगा। प्रणाम।